नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे YouTube चैनल श्री सत्यपाल सिंह मेमोरियल एकेडमी में स्वागत है। तो आज वेव ऑप्टिक्स में हम आपको बताएंगे रिफ्रैक्शन ऑफ ए प्लेन वेव। तो यहाँ पे हम हाइगन्स प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करेंगे, जिसमें स्नेल्स लॉ को ड्राइव करके दिखाएंगे हम आपको। तो पहले इसमें हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक सरफेस है पी डैश, जो दो मीडियम को सेपरेट करता है। ऊपर हमारा मीडियम 1 है और नीचे है हमारा इधर मीडियम 2। जो मीडियम 1 है वो रेयर मीडियम है, हल्का मीडियम, मीडियम 2 डेंसर मीडियम है। यहाँ पर मीडियम 1 में जो हमारी वेलोसिटी है वो है v1, मीडियम 2 में जो वेलोसिटी है वो है v2। तो एक वेव फ्रंट आती है और सीधा इस पे सरफेस पे टकराती है आके। ये हमारी वेव फ्रंट है। थोड़ा इधर ले लेते हैं इसे, ठीक है। तो ये वेव फ्रंट, तो हमारी वेव फ्रंट है, इसे हमने नाम दिया ए और बी। ये हमारी क्या हो गई, ए बी क्या हो गई, इंसिडेंट वेव फ्रंट, यानी जो फ्रंट आगे इससे इस पर गिर रही है। अब यहाँ पर क्या है, दूसरा सरफेस शुरू है यानी डेंसर। यहाँ पे अगर हम नॉर्मल ले लें तो क्या होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा तो रे जो सीधी निकल रही थी वो किधर बेंड हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये बेंड हो गई। अब हमें देखना है कि टाउ टाइम के बाद वेव फ्रंट कहाँ पे पहुँचेगी। तो अगर हम देखें कि जो हमारी ये थी बी, ठीक है, यहाँ पे जो वेव फ्रंट थी, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस होता है हमारा फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो मीडियम 1 में स्पीड कितनी है, v1, और टाइम कितना है, हम टाइम ले रहे हैं टाउ, और डिस्टेंस हम कौन सी लेते हैं, यानी ये वाली जो वेव है बी पे है, तो कहाँ पहुँचेगी, ये हमने अगर से सीधा, ठीक है, टाउ टाइम के बाद ये पहुँची हमारी कहाँ पर, इसे नाम दिया हमने सी पॉइंट को। ये 90 डिग्री का एंगल है BC। तो BC जो डिस्टेंस थी वो कितनी होगी, v1 टाउ। इसी तरह A से टाउ के बाद कितना होगा, अगर हम इस पॉइंट को ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी सेम रहेगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है मीडियम 2 में, v2, टाइम कितना है टाउ। तो v2 टाउ का अगर हम एक आर्क लगा दें इस तरह से, ठीक है, और इस पे टेंजेंट डाल दें यहाँ से, और इस पॉइंट को हम नाम दे दें E, तो AE, ये कितना हो गया हमारा v2 टाउ। यानी जो वेव फ्रंट थी बी पे वो कहाँ पहुँची, सी पर, और इसकी डिस्टेंस हो गई हमारी v1 टाउ। इसी तरह जो वेव फ्रंट ए पे थी वो कहाँ पे पहुँची, ई पे, और इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, v2 टाउ। तो यहाँ से हमारा BC आया v1 टाउ और AE आ गया v2 टाउ। अब अगर हम ट्राइंगल लें ABC, तो इन ट्राइंगल ABC यहाँ पे क्या होगा, ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे, तो ये कितना हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस I, और ये जो रिफ्रैक्ट हुई है रे, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। ये I है तो ये भी I होगा, और ये R है तो ये भी R होगा ज्योमेट्रिकल रेंज से, ठीक है। अब ABC में अगर हम निकालें साइन I, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं, तो साइन I, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें, BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है इसका, AC, ABC में। तो BC की वैल्यू हमने निकाली है v1 टाउ, AC को हम ऐसे रखेंगे, तो यहाँ से निकला हमने साइन I। ऐसे ही ट्राइंगल ले लिया हमने AEC, इसमें निकालेंगे हम साइन R। साइन R का फॉर्मूला वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, AE, और हाइपोटेन्यूज AC। AE की वैल्यू हमने निकाली है v2 टाउ अपॉन AC। तो यहाँ से हमने साइन I निकाला, साइन R निकाला। अब हम साइन I को साइन R से डिवाइड कर देंगे। अब इन्हें हम डिवाइड कर देंगे साइन I को साइन R से, तो क्या होगा, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू, साइन I कितना है v1 टाउ अपॉन AC अपॉन साइन R कितना है
v2 टाउ अपॉन AC। AC से AC कैंसिल, टाउ से टाउ कैंसिल, तो ये आ जाएगा v1 अपॉन v2। यानी हमारा क्या रिजल्ट निकल के आया, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू v1 अपॉन v2। ये रिजल्ट निकल के आया हमारा। अब ये रिजल्ट क्या दिखाता है कि अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस I किससे बड़ा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, तो जो v1 है यानी वो बड़ी होगी v2 से। I बड़ा है R से, इसका मतलब क्या है, रे नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है, इसका मतलब है मीडियम 1 की वेलोसिटी मीडियम 2 से ज़्यादा है। तो ये हमें ये दिखाता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं हम मीडियम 1 का। अगर मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और मीडियम 2 का है n2, तो हम जानते हैं इसका क्या फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हमने निकाला साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू v1 अपॉन v2। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं इसका। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है अगर रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसे हम डिनोट करते हैं c अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो पहले में क्या है, मीडियम की वेलोसिटी v1। इसी तरह हम n2 निकालेंगे, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन सेकंड मीडियम। तो ये भी होगा रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी v2। अब यहाँ पे अगर हम डिवाइड कर दें n1 को n2 से, n1 डिवाइडेड बाय n2, तो कितना होगा, c अपॉन v1 और ये c अपॉन v2। c से c कैंसिल, v1 नीचे और v2 ऊपर, तो हमारा आ जाएगा n1 अपॉन n2 इक्वल टू v2 अपॉन v1। अगर हम इसे रिवर्स कर दें, यानी v1 को ऊपर कर दें और v2 को नीचे, यहाँ पे v2 ऊपर है v1 नीचे, हम v1 को ऊपर कर देंगे v2 को नीचे कर देंगे, तो ये आ जाएगा n2 अपॉन n1, इक्वेशन 2। अगर हम ध्यान से देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, यहाँ v1 अपॉन v2 किसके बराबर है, साइन I अपॉन साइन R। यहाँ पर v1 अपॉन v2 किसके बराबर है, n2 अपॉन n1। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या कर देंगे, हम इन्हें दोनों को बराबर रख देंगे। तो क्या हुआ, हम रख देंगे यहाँ पे साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू n2 अपॉन n1। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, n1 साइन I इक्वल टू n2 साइन R। इसे हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। तो यहाँ पे हमने स्नेल्स लॉ प्रूव कर दिया। अब ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि अगर हमारी रे रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो उसकी वेलोसिटी, उसकी वेवलेंथ और उसकी फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारी वेव फ्रंट जब रिफ्रैक्ट हुई, यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही थी, तो वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। पहले वेलोसिटी ज़्यादा थी, बाद में कम हो गई। अब हम देखते हैं वेवलेंथ पर क्या असर पड़ा। तो अगर यहाँ पे हम देखें, जो क्रस्ट है वो B से C तक पहुँची टाउ टाइम में, तो वेवलेंथ हमने माना λ1 वेवलेंथ है मीडियम 1 में, तो BC हमने मान लिया क्या है, इक्वल टू λ1। इसी तरह जो क्रस्ट A पे थी वो E पर पहुंची कितने टाउ टाइम के बाद, तो इसकी जो मीडियम 2 की जो वेवलेंथ है वो हमने ले ली λ2, और वो किसके बराबर होगी, AE के बराबर। तो AE इक्वल टू λ2, यानी मीडियम 1 में जो वेवलेंथ है λ1 है, मीडियम 2 में λ2 है। अब हम जानते हैं BC किसके बराबर है, v1 टाउ। पहले हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या हुआ, BC अपॉन AE इक्वल टू λ1 अपॉन λ2। लेकिन हम जानते हैं BC की वैल्यू क्या है, v1 टाउ अपॉन AE किसके बराबर है डिस्टेंस, v2 टाउ, और यहाँ पे λ1 अपॉन λ2, टाउ से टाउ कट गया। यहाँ पे क्या रिजल्ट आया, v1 अपॉन v2 इजकल टू टाउ 1 अपॉन टाउ 2। ये यहाँ पे रिजल्ट आया। ये रिजल्ट क्या दिखाता है, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी v1 ग्रेटर है v2 से, यानी हमारा क्या है, v1 बड़ा है v2 से। मीडियम 1 में, रेयर मीडियम में इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है और डेंसर मीडियम में वेलोसिटी कम हो जाती है वेव फ्रंट की। अब v1 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, λ1 के। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकला कि जो λ1 है वो ज़्यादा होगा λ2 से, यानी जिस तरह से वेव फ्रंट जब रिफ्रैक्ट हुई तो इसकी वेलोसिटी कम हो गई, साथ के साथ इसकी वेवलेंथ भी कम हो जाएगी।
यानी आपको बताना है अगर हमारा वेव प्लेन वेव रिफ्रैक्ट होती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो उसकी वेलोसिटी भी कम हो जाएगी और उसकी वेवलेंथ भी घट जाएगी। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है v अपॉन लैम्डा, वो यहीं से आ जाएगा। तो हमने क्या रिजल्ट निकाला, तो हमारा रिजल्ट था v1 अपॉन v2 इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो इसे हम रिप्लेस कर देते हैं, तो v1 के नीचे आ जाएगा लैम्डा 1 और v2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा v2 अपॉन लैम्डा 2। तो ये क्या है, कांस्टेंट है, यानी फ्रीक्वेंसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से जो कंक्लूजन निकला हमारा, क्या निकला कि अगर हमारी रे रेयर से डेंसर में जाती है, रिफ्रैक्ट होती है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी घट जाएगी। उसकी वेवलेंथ पे क्या असर पड़ेगा, वेवलेंथ भी उसकी घट जाएगी और उसकी फ्रीक्वेंसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये था रिफ्रैक्शन ऑफ ए प्लेन वेव, जिसमें हमने पहले स्नेल्स लॉ को ड्राइव किया और फिर ये कंक्लूजन निकाले, वेलोसिटी वेवलेंथ ये घट जाएंगी जब भी रेयर से डेंसर में जाएंगे और फ्रीक्वेंसी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।